गाइज, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट के जो एबीएस पोर्शन में आपके वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है दोस्तों। तो याद रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आप देखेंगे और उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करेंगे अगर आपको आ रहे हैं उत्तर। तो चलिए बिना टाइम बिना समय लिए हुए आज हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। सॉरी, इसको देखिएगा, किस पक्षी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। गौरैया पक्षी की, कि कौवा पक्षी की, कि आपका कोयल पक्षी की, कि कलचीड़ी पक्षी की। जब सबको आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा। जैसे पक्षियों की बात करें दोस्तों, पक्षियों का आपका सी टेट के ईबीएस पोर्शन में बहुत योगदान होता है, पक्षियों के घोंसले और पक्षियों के बारे में इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। तो किस पक्षियों की चोंच अंदर से लाल होती है, तो जो कलचीड़ी पक्षी है इसकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है। अगर बात कर ले कोयल के बारे में, यहाँ पे कोयला है दोस्तों याद रखेगा, लेकिन कोयल है, मिसप्रिंट है दोस्तों। तो जो कोयल होती है ना, यह जो होती है कौवे के घोंसले में अंडे देने का काम करती है। ये बात को याद रखिएगा, कोई भी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कौवा होता है ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो होता है क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे गौरैया है ना दोस्तों, गौरैया घरों में आईनों के पीछे अपनी घोंसला बनाती है, इस बात को याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न न बचने पाए। तो किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, तो कलचीड़ी पक्षी जो होती है उसकी चोंच जो होती है अंदर से लाल होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी, वह अपनी मृत्यु के समय क्या थे। तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन साहब जब वे मृत्यु को प्राप्त हुए उस समय क्या थे दोस्तों, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, इस बात को याद रखिएगा। और उन्हीं की कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। आपको बता दें डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्लेग बीमारी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। कोई लड़की है जो कि अपने परिवार के साथ दोस्तों कहाँ जाती है, केरल जाती है, और वे वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, उसे वहाँ पे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। याद रखिएगा केरल का जो मुख्य वृक्ष है ना दोस्तों, वो चीड़ नहीं है और सेब नहीं है और लीची नहीं है, क्या है दोस्तों, नारियल है। क्या है दोस्तों, नारियल है। आपको बता दूं दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा नारियल पाए जाते हैं, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। केरल के लोग टेपियोका खाना जो मिट्टी के अंदर इस उगाया जाता है इसको खाना पसंद करते हैं। और केरल में जो मछलियों को नारियल के तेल में तलकर खाना लोग पसंद करते हैं। केरल में फेराव नाव चलती है। इतने पॉइंट के सी टेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होते हैं। केरल की भाषा मलयालम है और केरल का जो राजधानी है दोस्तों ना वह तिरुवनंतपुरम है, भारत का एक हिस्सा है। और मलयालम भाषा जरूर बोली जाती है, लेकिन उपभाषा वहाँ की अंग्रेजी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा। और भारत के सभी देशों में सबसे साक्षर प्रदेश यही माना जाता है। भारत के सभी प्रदेशों में सबसे साक्षर प्रदेश यही माना जाता है केरल को। आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। अभी बताया हूँ कि उस पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, उस पक्षी का नाम है गौरैया, जो कि अपना जो घोंसला होती है ना, घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाती है, जिसका नाम है दोस्तों गौरैया, इसको याद रखेगा। कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, और कोयल जो होती है ना दोस्तों याद रखेगा कोयल घोंसला ही नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडा देने का काम करती है। आगे देखते हैं, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है वे अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जाता है, याद रखेगा जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के उपलब्धि का जो रिकॉर्ड होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। याद रखिएगा क्या बोलते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे कि कौन सा पक्षी जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी है जो घोंसला बनाता है। उस पक्षी का नाम कोयल है, कौवा है, कि गौरैया है, कि दर्जी चिड़िया है। याद रखिएगा उस पक्षी का नाम है कौवा। कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाने का काम करता है। और जो दर्जी चिड़िया या इसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं, यह जो होती है पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है, इसको याद रखेगा। इसको दर्जन चिड़िया या दर्जी चिड़िया के नाम से जानते हैं, पत्तों को सिलकर घोंसला बनाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसको देखिएगा, लेकिन इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए
पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा, याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में कैसी भाषा होनी चाहिए, रूखी और बच्चों को समझने में कठिन। याद रखिएगा बच्चों को कठिन भाषा थोड़ी ना सिखाएंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, कब बच्चों को परिभाषाओं पर बल नहीं देना है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तकनीकी और औपचारिक, जहां भी औपचारिक बात आ जाए, तकनीकी बात आ जाए, वैज्ञानिक शब्द आ जाए, कठिन शब्द आ जाए, गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, तो बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। जब बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर सिखाएंगे, जब बच्चों को उनके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या की भाषा को जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। याद रखिएगा कैसे प्रश्नों का सामना, याद रखिए उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं और जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए दें। याद रखिएगा जब आप इसको देखेंगे तो याद रखिए यहाँ पे कहा है बच्चों को कभी भी रोट लर्निंग या याद कराना या रटाना कोई भी चीज नहीं है प्यारे। अगर आप टैग वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, मानक चार्ट, मानक जैसी चीज बच्चों को नहीं प्रदर्शित करना, याद रखिएगा इस चीज को। बच्चों को बता दें कि वे गलत है, बच्चों को कभी नहीं बताना है कि वे गलत है। तो जब सब ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करनी चाहिए, चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क करना चाहिए, उनको बोलने के अवसर देना चाहिए। 8 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो उस पक्षी का नाम फाख्ता है दोस्तों। याद रखिएगा फाख्ता ऐसा पक्षी है जो कांटों या कैक्टस जो होता है कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, इस बात को याद रखिएगा, फाख्ता पक्षी का नाम है। चलिए ईवीएस में मानचित्रण का कौशल कैसा होता है। मानचित्रण, ईवीएस में मानचित्रण का कौशल कैसा होता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करना और पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। याद रखिएगा मानचित्रण का बात कर रहा है दोस्तों, मैपिंग का बात कर रहा है, मैप चित्र का बात कर रहा है। मैप चित्र क्या करता है ईवीएस में, तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति कोई समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की प्रकृति एकीकृत सहायक है। याद रखिएगा तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरण को सीखने में, कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, और पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में। जब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति इसमें सहायक है दोस्तों। बच्चों को सार्थक रूप से जब कोई चीज सिखाया जाता है तो वही है दोस्तों एकीकृत प्रकृति। याद रखिएगा तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सार्थक पूर्व सीखना, बच्चों को जो सार्थकता पूर्वक जब बालक सीखता है, जब पाठ्यचर्या के भार को कम करते हैं और शिक्षार्थी के सार्थकता पूर्वक सीखने में जब हम मदद करते हैं तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, अभी आपको बताए हैं कि पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें भी अंडे देने का काम करते हैं, रहने संबंधित नहीं है दोस्तों। एनसीईआरटी कहती है कि पक्षी अपना घोंसला केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है, तो याद रखेगा संविधान निर्माताकर्ता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, याद रखेगा यह कस्बा जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश से 2014 में कितने में प्यारे, 2014 में तेलंगाना राज्य अलग हुआ और आंध्र प्रदेश का यह हिस्सा हुआ करता था और पोचमपल्ली साड़ी जो आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। लेकिन अब ये तेलंगाना इसका आंसर सही होगा और आयोग ने भी तेलंगाना को माना है, इस बात को याद रखेगा। तो पोचमपल्ली साड़ी के लिए जो भारत का दक्षिणी राज्य प्रसिद्ध है उसका नाम है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सी योजना बनाएंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे और अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। याद रखिएगा जो आपको टैग वर्ड के अकॉर्डिंग जहां भी अलग अलग शब्द है ना दोस्तों, इसको काट दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में
ऑप्शन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे अलग है, इसको ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अलग है, इसको भी आप यहीं से खत्म कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी अलग है ऑप्शन नंबर 2 में, इसको भी आप गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर जब हम पढ़ाएंगे तो आप एकीकृत एबीएस कक्षा के लिए योजना बनाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जब हम एक साथ कई चीजों को सीखते हैं, कई चीजों को जोड़ के सीखते हैं, तो यही होता है एकीकृत एबीएस कक्षा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 सिलिका का, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन 3 कैल्शियम कार्बोनेट का और 4 है सोडियम कार्बोनेट का। तो याद रखिएगा सिलिका का होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? काफी आसान एवं काफी सरल प्रश्न है। धुआं और कुहेसा, इससे भी होता है दोस्तों वायु प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाली गैस CO जिसको मोनोऑक्साइड बोलते हैं, याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इससे भी होता है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के आप साथ चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? याद रखिए, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इस कारण देखते हैं कि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, इस कारण देखते हैं। इनके आंखें की पुतली नहीं घूमती, इस कारण देखते हैं। और इनकी आंखें छोटी होती है, इसके कारण देखते हैं। याद रखिएगा, इसमें आप लोग प्रश्न के अनुसार ही इसका ऑप्शन मानिएगा। पक्षी एक वक्त में 2 अलग अलग चीजों पे अपने आंखों का ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि वे उनकी जो आंखें होती है ना, उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, कितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे? इनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, बात सही है। इसी कारण जो पक्षी की आंखों की पुतली नहीं घूमती है, इसी कारण पक्षी अपने गर्दन को हर समय मूविंग करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। लेकिन ऑप्शन के अनुसार, मैंने कहा ना क्वेश्चन के अनुसार ही ऑप्शन को आप चुनिएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? मैं अभी बताया हूं, जो कोयल है ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। गौरैया घर में, याद रखिएगा, अलमारी के ऊपर आईना के पीछे घोंसला बनाता है। कालचीड़ी जो होती है, इसकी जो चोंच होती है वो लाल होती है। याद रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, किस चीज को रोकता है? कागज के थैलों को रोकता है, नायलॉन के थैले को रोकता है, कि प्लास्टिक के थैले को रोकता है, कि चमड़े के थैले को रोकता है? याद रखिएगा, जो भारत तथा दूसरे देश में प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाया गया है वो है कि प्लास्टिक के थैले का आप उपयोग मत करिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सबसे तेज, बहुत तेज से हम चलेंगे, एक्सप्रेस के रेस से चलेंगे और ये क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन का प्रतिशत, याद रखिएगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। इस बात को याद रखेगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है। आपको बता दें कुछ चीजें, जो ऑक्सीजन जो वायुमंडल में होता है 20.95% पाया जाता है, करेक्ट। और याद रखेगा, नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, 78%। और इसके बाद याद रखिएगा, पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.3% पाया जाता है। अगर पूछ देगा आर्गन कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.93% पाया जाता है। सभी चीजों को याद रखते रहेंगे। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? याद रखिएगा, परम तापक्रम पैमाना याद रखिएगा, ताप को मापने के जो पैमाने होते हैं बहुत होते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, रीमर, केल्विन। तो याद रखिएगा, परम तापमान पैमाना जो होता है वो केल्विन पैमाने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण संपादित? सभी पौधों द्वारा होता है? नहीं। सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा होता है? नहीं। सभी हरे पौधों द्वारा होता है, वायरसों द्वारा होता है। याद रखिएगा, सभी हरे पौधों में, हरे पेड़ पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू जो पौधे होते हैं अपने भोजन बनाने का काम करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, तो सभी हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण नापा जाता है डीबी में। याद रखिए, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? डेसिबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक है, कि कागज है, कि आपका धातु है, कि आपका कपड़ा है? जब चारों ऑप्शन को देखिएगा तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए ना, सबसे ज्यादा आपके लिए कौन पर्यावरण में हानि पहुंचाता है? तो प्लास्टिक। इसके रोकथाम के लिए अलग अलग प्रकार के नियम एवं कानून बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? मैं आपको बार बार कहा हूं,
कबूतर जो अपने घोंसले होते हैं पहाड़ों में बनाते हैं, कि पुराने मकानों में बनाते हैं, कि पेड़ पर बनाते हैं, कि छत में बनाते हैं। याद रखिएगा जो कबूतर होते हैं ना, अपना घोंसला जो होते हैं पुराने मकान खंडहरों में बनाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको हम कहते हैं मृतभक्षी, जो मृतक को खाने का काम करते हैं, या इसको बोलते हैं स्कैवेंजर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं वायुमंडल का सफाई कर्मी। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सीएनजी को बोलते हैं कंपोस्ट नेचुरल गैस। याद रखिएगा क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, और याद रखिएगा कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, कंपोस्ट नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है सीएनजी से। याद रखिएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है बताइएंगे? अहमदाबाद में है, कि राजस्थान में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि आपका उत्तर प्रदेश में है? याद रखिएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है गुजरात के अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंध रखता है? छत्तीसगढ़ से रखता है, कि झारखंड से रखता है, कि आपका बिहार से रखता है, कि आपका कहाँ पे दोस्तों, कि आपका उत्तराखंड से रखता है? याद रखिएगा जब आप देखेंगे तो चिपको आंदोलन जो है ना वह आपके उत्तराखंड राज्य से रखता है। याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य से यहाँ की जो जनजातियां थी पेड़ों को काटने से रोकने का सर्वप्रथम योजना प्रारंभ की थी, तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म बहुत छोटे समय में। ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो अभिषेक एकेडमी का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।